देखो, जब आप पॉलीमर पढ़ोगे ना तो पॉलीमर का पता है कैसा क्वेश्चन आता है। पॉलीमर्स में से क्वेश्चन या तो बन सकता है मोनोमर का, ठीक है, मतलब कि पॉलीमर है मोनोमर बताओ। या क्वेश्चन पॉलीमर से बन सकता है यूजेस का, कि ये यूज है, इसका पॉलीमर बताओ, या रिवर्स, कि इस पॉलीमर का क्या यूज है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने नंबर 1 पे लिखा है। तीसरा क्वेश्चन पॉलीमर का आ सकता है कि कैटेगरी बताओ, है ना तुम्हारे उसमें लिखे हुए कि पॉलीएमाइड्स हैं, पॉलीएस्टर्स हैं, ये वो, है ना। यस सर। तो इस यस मैम। तरह से पॉलीमर्स पढ़ना है। अब मुझे बताओ इन्वायरमेंट कैसे पढ़ा है तुम लोगों ने। मैम नॉर्मली जैसे स्मॉग वगैरह और उनके जो होता है। इन्वायरमेंट का बहुत आसान क्वेश्चन आता है, बिल्कुल सही कह रहा है ये बच्चा। इन्वायरमेंट में सिर्फ एक तो एनसीईआरटी पढ़ लो, यस मैम। सिर्फ एनसीईआरटी, इन दोनों चैप्टर्स में एनसीईआरटी से बाहर जाना ही नहीं है। ठीक है, एक एनसीईआरटी देख लो, एक प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देख लो। और उसको कैसे पढ़ा है तुम लोगों ने, मेटलर्जी को, बताओ जरा। और उसके नाम और एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में जो रिएक्शन होती जो उसमें इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट वाले हैं ना, जैसे सीना बार या वेन अर्कल मेथड से क्या होता है, या ऐसी और मिलती जुलती चीजें। अभी जब एक क्लास मेरी होगी ना रैंकर्स में, तो मैं उसमें ना एक क्लास में शायद मैंने आप लोगों को कराए हैं मेटलर्जी के क्वेश्चन, तुम्हें कराए हैं कि नीट को कराए हैं। हमें नहीं कराया। हाँ नीट को कराए हैं, ठीक है, उनको 20 क्वेश्चन कराए हैं इंपॉर्टेंट। तो आपको ना, मुझे प्रिंस याद दिलाएगा, आपको मेटलर्जी के 25 से 30 क्वेश्चन करवाऊंगी मैं, ठीक है, वो एक बार ढंग से देख लेना। और जो जैसे आपका मेन मेन प्रोसेसेस का नाम है या और का नाम है, स्पेशली ना जैसे वो कैल्सिनेशन है, रोस्टिंग है, स्मेल्टिंग है, इनमें से कौन सी डेफिनेशन इनकी, मतलब इनका इतना डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार आ जाता है सिर्फ डेफिनेशन डेफिनेशन का। तो ये 3 चैप्टर छोड़ने नहीं है, क्योंकि इसमें से कुछ ऐसा खास आने वाला नहीं है। देखो, बहुत सिंपल कहानी है, 4 नंबर तो 4 नंबर ही है ना, चाहे वो नंबर तुम्हारे ऑर्गेनिक के हार्ड क्वेश्चन को टिक करके आए, सही टिक करके, या वो क्वेश्चन तुम्हारे तुम्हें मोनोमर याद किया हुआ उससे आ जाए। कोई तुमसे ऐसा नहीं पूछने वाला कि हाँ जाके तुमने कौन सा क्वेश्चन टिक किया था तो तुम ज्यादा इंटेलिजेंट हो या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पता है ना तुम्हें ये बात। तो कई बार क्या होता है कि देखो, मैं एक बात बोलूंगी, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बात कर रही हूँ। कोई भी बच्चा ना, जितना मर्जी धुरंधर हो जाए, कभी भी ऐसा नहीं होता कि उसके 100% टॉपिक केमिस्ट्री के, 100% टॉपिक फिजिक्स के, 100% टॉपिक मैथ्स के अच्छे हैं। मान लो अक्षिता का इलेक्ट्रो बहुत अच्छा है, ठीक है, हो सकता है कि अक्षिता काइनेटिक्स में उतनी स्ट्रांग नहीं है। हो सकता है ईशा का काइनेटिक्स बहुत अच्छा है, इलेक्ट्रो में इतनी नहीं है। इलेक्ट्रो चैप्टर तो मुझे एग्जाम्पल में लेना ही नहीं चाहिए था। इलेक्ट्रो एक ऐसा चैप्टर है कि इलेक्ट्रो का क्वेश्चन कोई बच्चा गलत करता ही नहीं, मतलब ये रेस का हिस्सा है, मैं ये बोलूंगी, इट इज अ पार्ट ऑफ अ रेस। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को तो खा जाओ, इसके फॉर्मूले पढ़ लो, इसमें बच्चा कहाँ पे अटकता है मैं वो भी बता देती हूँ। हमें सेल सूल आता है, सब कुछ कहानियां आती हैं। मेरे वाले नोट्स पढ़ोगे तो उसमें इलेक्ट्रो हर लेवल का कराया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसमें आपको वो भी कराए हुए हैं जिसमें गैसीय स्टेट का उल्टा करना होता है, ये कहीं पे एनसीईआरटी में नहीं है, और ये प्रॉपर जेई के हैं। तो मेरे वाले नोट्स में सब है, और जो मेरे आपको सिनॉप्टिक नोट्स आए हैं उसमें भी है। ठीक है, अब इलेक्ट्रो में बच्चा फंसता कहाँ है, मान लो तुम्हें आ गया फेराडेज लॉ का क्वेश्चन, और फेराडे लॉ जो आपको दिया हुआ था उसमें तुम्हें इक्वलेंट मास नहीं निकालना आया, या कुछ पता नहीं था, यहाँ वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, अदरवाइज कैलकुलेशन वाला पार्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सारे बच्चे कर लेते हैं। ठीक है, अब फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए सीक्वेंस मैंने पहले भी बताया था, मैं दोबारा भी बता देती हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री का पढ़ना स्टार्ट ही आपको सिर्फ एक मोल कंसेप्ट पता होना चाहिए पहले। मोल कंसेप्ट का कोई ऐसा नहीं है कि हाँ मोलैरिटी नॉर्मेलिटी से बाहर बड़ा कुछ तुमने फॉर्मूले वेपर डेंसिटी वाले फॉर्मूले से पूछ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। आजकल वो इंपेरिकल फार्मूला वाला क्वेश्चन भी नीट को ज्यादा आता है, तुम्हें नीट ना आता।
बस इतना पता होना चाहिए कि 1 मोल में इतनी चीजें हैं, इनका मास मोलर मास के बराबर है, तो कन्वर्जन कैसे कैसे करनी है, वॉल्यूम कितना, मतलब अगर 1 मोल है इतनी चीजें हैं तो उतना उनका वॉल्यूम 22,400 ml है, तो वगैरह वगैरह, बस इतनी कन्वर्जन फैक्टर आनी चाहिए। और उसके बाद सबसे पहले पढ़ना है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के बाद तुमने पढ़ना है इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम में कोई कसर नहीं छोड़नी। जो मैं अभी आपको बोल रही हूँ ये बहुत बार वैलिड प्रूव हुआ है कि थर्मोडायनेमिक्स का इतना आसान क्वेश्चन आया सिर्फ डेल्टा एच की कैलकुलेशन का, जिसमें प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना था या रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना था। अच्छा बताना जरा मुझे, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कब करना होता है डेल्टा एच की कैलकुलेशन में? सिर्फ एक फॉर्मूला है जिसमें बॉन्ड एनर्जी दी हुई है। तो जब आपका डाटा बॉन्ड एनर्जी का दिया हुआ है किसी रिएक्शन का, और उसमें आपको डेल्टा एच आर निकालना है, यानी कि इंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो उस, ये मैंने रिकॉर्डिंग चला दी है ताकि ये मेरी बातें तुम दोबारा सुन सको। मैं फिर से शुरू कर देती हूँ। बाकी जितने भी इसको बोलते हैं थर्मोकेमिस्ट्री, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दिस इज अ थर्मोकेमिस्ट्री कैलकुलेशन पार्ट। तो नोट्स में भी है, एक बार देख भी लेना इसके क्वेश्चन। सिर्फ एक इकलौता फार्मूला है जिसमें डेल्टा एच नॉट आर की कैलकुलेशन करने के लिए बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट लेना होता है। बाकी जितने भी दुनिया के फॉर्मूले हैं उन सभी में डेल्टा एच की कैलकुलेशन या इवन डेल्टा एस की कैलकुलेशन के लिए प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है। अगर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी दी हुई है तो भी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है, ठीक है। अगर एंट्रोपी भी निकालनी है तो भी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना। हाँ अगर क्वेश्चन इंथैल्पी से ना पूछ के बॉन्ड एनर्जी से पूछता है तो वो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है। और ये क्वेश्चन पे बहुत बार एग्जामिनर खेल जाता है, हेस लॉ का क्वेश्चन बन जाता है। मोस्टली तो इस इक्वेशन से क्वेश्चन आया है। ये मैं बात कर रही होंगी तकरीबन 17-18 की, 2017-18 का जो पेपर था उसमें ये क्वेश्चन आया था, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी। अब कई बच्चे, हमारे महान बच्चे ऐसे हैं कि रिएक्शन में इंथैल्पी चेंज नहीं लिखा हुआ था, रिएक्शन में लिखा हुआ था हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर इतना है, हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम इतना है, और डेल्टा एनजी है कंबस्टन ऑफ एल्कोहल था, पता नहीं मिथेन था, पता नहीं कुछ हाइड्रोकार्बन का कंबस्टन था। अब इसमें 3 गलतियां। अगर किसी को ये नहीं पता कि डेल्टा एनजी की कैलकुलेशन में सिर्फ लेने हैं गैसियस, पता है ना तुम्हें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इन द गैसियस लेने हैं माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन द गैसियस लेने हैं, ठीक है, सबसे पहली बात। तो वो बच्चा फंस गया। दूसरा वो बच्चा फंस गया जिस बच्चे ने क्या किया, क्यूपी और क्यूवी का ज्ञान नहीं लगाया कि वो डेल्टा एच और डेल्टा यू होते हैं, हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम ये होता है। तीसरा वो बच्चा फंस गया जिसको ये नहीं पता कि आर का क्या वैल्यू पुट करना है जब ये चीजें किस में दी हुई हो। अब क्वेश्चन क्या था, इसमें ये चीजें दी हुई थी किलो जूल में, ये भी दिया हुआ था किलो जूल में, और बच्चे महान हस्ती हमारे लगा के आगे 8.314। 8.314 लगेगा पर आप देखो तो सही ना, ये जूल पर केल्विन पर मोल है, तो आंसर तुम्हारा कैसे सही आ जाएगा, प्लस माइनस में किलो जूल को जूल में बदलो या जूल को किलो जूल में बदलो। तो 8.314 इंटू 10⁻³ जब करते तुम, तब ये किलो जूल पर मोल और पर केल्विन होता है, ठीक है। तो ये 3 गलतियां, ये 3 मिस्टेक्स जिन बच्चों ने की उनका आंसर नहीं आया, या कोई ऐसी ऑप्शन थी जिसमें पहला ही गलत आंसर दिया हुआ था। तो थर्मोकेमिस्ट्री सिर्फ इतनी सी आती है, मतलब इतने तरीके का क्वेश्चन आता है उसका। हाँ अगर थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन आता है तो थर्मोडायनेमिक्स से आप मेरी बात सुन रहे हो ना? यस मैम। एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग एज वेल? यस मैम। थर्मोडायनेमिक्स से, चैप्टर का नाम मैंने कुछ और लिखा पर ये जरूरी है बताना, थर्मोडायनेमिक्स से एक क्वेश्चन आता है, याद है तुम्हें, जो एंट्रोपी के फॉर्मूले हैं, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग के फॉर्मूले और एंट्रोपी चेंज के फॉर्मूले जो सीपीसीवी के साथ कनेक्टेड है, ठीक है ना। डेल्टा एस के जितने भी फॉर्मूलाज हैं जिसमें भगवान तो है, ये डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच रिवर्सिबल बाय टी, इससे क्वेश्चन आया हुआ बहुत सारे पेपर्स में, और ये जूल पर केल्विन पर मोल है। या क्वेश्चन इससे आया हुआ है कि डेल्टा एस का और डेल्टा जी मिक्सिंग का, डेल्टा एस और डेल्टा जी मिक्सिंग के फॉर्मूले, और इसका सीपीसीवी वाला, इससे सीधा क्वेश्चन आया हुआ। तो थर्मोडायनेमिक्स से इतना काम हो जाता है। अगर एग्जामिनर का मूड अच्छा हो
तो भी मैं बता देती हूँ वो क्या डालता है। अगर एग्जामिनर का मूड अच्छा है, मतलब वो चाहता है कि चलो मैथ वाले बच्चे हैं, इनको कैलकुलेशन ना करवाएं, तो कई बार वो कोई ऐसी चीज डाल देगा कि इंटेंसिव और एक्सटेंसिव में तुम्हें फर्क करना नहीं पता लगेगा। तो अच्छी किताबें पढ़ो या एनसीईआरटी पढ़ो, या मेरे वाले नोट्स में भी लिखा हुआ है कि अगर किसी चीज की वैल्यू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है, ठीक है, तो वो एक्सटेंसिव है, इंटेंसिव वाली डिपेंड नहीं करती। जब मैंने पढ़ा था ना ये चैप्टर तुम्हारी एज में, तो मैंने ऐसे याद किया था कि इन जिसमें है ना वो डिपेंड नहीं करती, ठीक है ना, अपोजिट है। इंटेंसिव क्वांटिटीज मींस हुज वैल्यू डजंट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस टेकन। एक्सटेंसिव मींस जिसकी वैल्यू अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस टेकन पे डिपेंड करती है। अब एक बात ये थी इसमें कि रेशो ऑफ टू, ये मेरे वाले नोट्स में लिखा हुआ है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव कौन सी होती हैं, अभी तो बताया, अमाउंट ऑफ एनर्जी। डिपेंड करती है ना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे। रेशियो ऑफ द टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इज इंटेंसिव। अब बच्चे क्या करके आते हैं, मान लो कि अब बच्चों को आ गया पेपर में डेंसिटी, है ना, और डेंसिटी तुम लोगों ने दिमाग लगा लिया कि ये तो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब मास भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है तो एक्सटेंसिव है, वॉल्यूम भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है तो ये एक्सटेंसिव है। तो आप इसका आंसर भी एक्सटेंसिव लगाया है, तो ये गलत है। इसका आंसर क्या है, इंटेंसिव। अब कारण क्या है, आप देखो ना 4x को 2x से डिवाइड कर रहे हो, 4x भी डिपेंड करता है x पे, 2x भी डिपेंड करता है, तो क्या रेशियो डिपेंड करती है। ये तो था इसका मैथ वाला आंसर। सिंपल लैंग्वेज में देखो तो डेंसिटी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे नहीं, उनके अरेंजमेंट पे डिपेंड करती है। दो चीजें मैं तुम्हें अलग अलग दिखा दूं, पानी की भी मैं अलग अलग डेंसिटी दिखा दूं डिफरेंट टेम्परेचर प्रेशर पे, ठीक है। या कहीं पे अटकते हैं, कई बार क्या होता है कि एक बार वो क्वेश्चन दे देता है एंट्रोपी, और एक बार दे देता है मोलर एंट्रोपी। अब मोलर एंट्रोपी में क्या मेंशन्ड है, होल्डर। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मेंशन्ड है, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मेंशन है तो उसे उस कैटेगरी में रखो, ठीक है ना। तो वो इस तरह से प्ले कर जाता है। तो ये आसान क्वेश्चन है जब आता है। और इसके अलावा जो पूछ सकता है वो है ये भी भगवान है इस चैप्टर का, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। याद है कि नहीं, यस मैम। अरे पेपर से 4-5 दिन पहले हाँ नहीं कर रहे हो बेटे, डराओ मत मुझे। यस मैम। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, ठीक है ना। अब क्यू प्लस माइनस पी डेल्टा भी, प्लस कब लेना है माइनस कब लेना है वो आप देखो। ऑन द सिस्टम है अगर वर्क तो ले लेना प्लस, है ना। बाय द सिस्टम है अगर वर्क तो क्या ले लोगे, नेगेटिव। अब क्वेश्चन तो पहले तो प्लस माइनस गलत करते हो तुम, ठीक है। वर्क डन ऑन द सिस्टम में प्लस, बाय द सिस्टम में माइनस। हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम में बोलो प्लस। और इवॉल्व में। नेगेटिव। अब कई कहानियां ऐसी होती हैं बच्चों की कि वो यहां तक तो सही कर जाते हैं, फर्स्ट कहाँ जाते हैं। उसने बोला 150 जूल हीट एब्जॉर्ब हुई, तो कहते हैं मैडम हम तो बिल्कुल सही करके आए हैं, इसको प्लस मारा था। और उसने बोल दिया कि एक्सटर्नल प्रेशर था 2 atm और वॉल्यूम चेंज हुआ 2 से लेके 5, 2 से लेके 5 हुआ वॉल्यूम, तो क्या हुआ, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, हाँ या ना। यस। तो वर्क डन बाय द सिस्टम में क्या लेते हो, माइनस लेते हो ना, तो ये आ जाएगा -2 × 3, ठीक है। वो कहते हैं कि 150 में से 6 माइनस करके आके ना हम आंसर लगाया है इसका, तो ये सही है। 150 माइनस 6 कितना हो गया, 144 जूल लगाया, इज इट करेक्ट। और 144 जूल पता पहली ऑप्शन होगी, एक 144 पहली ऑप्शन होगी और एक ऑप्शन होगी 156। कई दुनिया लगा के आएगी 156 और कई दुनिया लगा के आएगी 144, पर इसका आंसर ना 144 है और ना 156 है। कौन बताएगा क्यों। अभी क्या कर रहे हो भाई तुम लोग, बुक देख रहे हो सिर्फ। 2 क्या था एटीएम में, ये क्या था लीटर में,
तो एटीएम लीटर भी एक तरह का वर्क डन होता है, और तुम इतनी महान हो कि जूल को एटीएम लीटर में प्लस माइनस कर रहे हो, एक्स को वाई में प्लस माइनस कर रहे हो। तो अगर तो तुम पेपर में ये लगा के आ गए कि 1 एटीएम लीटर 101.3 101.3 के बराबर होता है, तो आंसर आ जाएगा 150 माइनस 6 101 ले लो चलो अप्रोक्सीमेटली 150 माइनस 606। भाई करो जरा 606 में से 150 माइनस, ठीक है, और 5 में से 1 गया 4, 456 456। और कोई बच्चा 456 ही आया ना, कोई बच्चा ये ऑप्शन टिक करेगा ही नहीं, ठीक है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पर ऐसा ही है। मेरी बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? यस मैम। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, पढ़ के सारे जाते हैं, सब पढ़ के आएंगे तुम्हारी तरह, तो ये नहीं करनी है। तो थर्मोडायनेमिक्स से इस तरीके का क्वेश्चन आता है हमेशा, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, तीसरा चैप्टर कौन सा पढ़ना है? मोल कंसेप्ट का ज्ञान हो गया थोड़ा बहुत, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया, तीसरा चैप्टर पढ़ना है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में से कैसा क्वेश्चन आ जाता है? अगर तो आप लोग लक्की हो तो जो आपका केमिकल इक्विलिब्रियम है उसी में से क्वेश्चन आ जाएगा। केमिकल इक्विलिब्रियम आयनिक इक्विलिब्रियम दो है ना, तो उसमें से क्वेश्चन आता है केसी एंड केपी की कैलकुलेशन वाला, जिसमें आपको रिलेशन भी यूज करना है ना, इन दोनों का रिलेशन भी यूज करना है। पता है ना, केपी इज इक्वल टू केसी आरटी रेस्ट पर डेल्टा है, ठीक है, यस उससे क्वेश्चन आ जाएगा। और उसमें भी क्या क्या ज्ञान होना चाहिए, उसमें वर्किंग मेथड तुम्हारे नोट्स में मैंने कराया हुआ है कि अगर शुरू में कंसंट्रेशन दी हो तो क्या करना है, शुरू में मोल दिए हो तो क्या करना है, मोल फ्रैक्शन से केपी पे जाएंगे और कंसंट्रेशन से केसी पे जाएंगे, या अगर कुछ भी दिया हुआ है तो एक निकाल लो, दूसरा उसके साथ कन्वर्जन फैक्टर ले लो। एक तो ये क्वेश्चन आ सकता है केमिकल इक्विलिब्रियम से। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है केमिकल इक्विलिब्रियम से लीच-एट्रियल प्रिंसिपल का। बस इन दोनों टॉपिक के अलावा इसमें से कुछ भी नहीं आता। लीच-एट्रियल प्रिंसिपल बहुत आसान। अगर तुम्हें क्वेश्चन आ गया आयोनिक इक्विलिब्रियम पे, तो मैं प्रायोरिटी वाइज लिख रही हूँ और इन चीजों का मतलब है भाई, अगर आयनिक इक्विलिब्रियम से तुम्हें क्वेश्चन आता है तो आयनिक इक्विलिब्रियम से सबसे पहले अगर मैं पेपर डालूं तो मैं डालूं हेंडरसन्स इक्वेशन से। हेंडरसन्स इक्वेशन का ज्ञान है, पीएच इज इक्वल टू बफर वाली, pKa प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, जिसमें ये पता होना चाहिए कि pKa प्लस pKb इज इक्वल टू 14 और pKa इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ Ka और pH प्लस pOH इज इक्वल टू 14। ये ज्ञान इसमें होने चाहिए। और Kw इज इक्वल टू 10 पर माइनस ऑफ 14। ये छोटी छोटी चीजें तो पता होनी चाहिए। दूसरे नंबर की प्रायोरिटी है इसमें कि एग्जामिनर आपको डाल सकता है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के फॉर्मूले से पीएच का कैलकुलेशन। अपनी बुक उठा के देखना एनसीईआरटी, उसमें पीएच दिए हुए हैं 7 प्लस माइनस वाले फॉर्मूले, ठीक है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के। ये दूसरी प्रायोरिटी है। तीसरी प्रायोरिटी है इस चैप्टर में से कि कॉमन आयन इफेक्ट से क्वेश्चन आ सकता है। वैसे मुझे तीसरी की जगह पे कुछ और लिखना चाहिए था, पर चलो मैं 4 लिख देती हूँ, 3 4 को इंटरचेंज कर लेना। चौथी प्रायोरिटी है कि कंजुगेट एसिड बेस दे सकता है। तो ये 4 टॉपिक के क्वेश्चन आ सकते हैं। पांचवी प्रोबेबिलिटी है स्पेरिंगली सोलुबल सॉल्ट का केएसपी की कैलकुलेशन। ये 5 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कहानी कितनी आसान है, 5 चीजें पढ़नी है, ढंग से पढ़नी है और 5 चीजों के क्वेश्चन देखने। ये है केमिकल इक्विलिब्रियम का सार। समझ में आई कि कहानी नहीं आई? यस मैम। चलो, अब तो सबसे पहले तुमने क्या पढ़ा बताओ मुझे? मोल कंसेप्ट पढ़ा? अरे Yes. मोल कंसेप्ट की 2 लाइनें पढ़नी है बस, जो बताई है। पता है ना सबको एक मोल में कितनी चीजें होती हैं, एवोगाड्रो नंबर के बराबर। उनका मास कितना होता है? मोलर मास के बराबर, ठीक है। 1 मोल अगर गैस है तो उसमें मॉलिक्यूल होंगे एवोगाड्रो नंबर के बराबर। वॉल्यूम कितना है? 22,400। बस इतना ज्ञान होना चाहिए थोड़ा बहुत। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालना है वो मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी सिखाया, सॉल्यूशन में भी सिखाया, उसमें से देख लेना सारी चीजें, ये पता होना चाहिए। उसके बाद मारिया तुमने फटाफट टिक थर्मोडायनेमिक्स को, वो तुम्हें ज्ञान दे दिया। उसके बाद केमिकल आयनिक इक्विलिब्रियम। जब तुमने ये 3 चैप्टर पढ़ लिए, 3 मतलब 2 ही मान लो, 2 चैप्टर पढ़ लिए, तो तुम्हें फटाफट से बिना देर किए जंप कर जाना है इलेक्ट्रो पे। मैं बार बार कह रही हूँ, अभी शायद कितने बच्चों का 23 तारीख को पेपर है? अरे तुम्हें वो आ गया एडमिट कार्ड? यस मैम। यस मैम। तो एक अक्षिता तुम्हारा कब है? M25।
ईशा का 24 को। 24 को। सार्थक का 24 को। अरे जल्दी जल्दी बोली जाओ ना अपना अपना कि मैं मानसी का 25। प्रिंस का 24। हाँ भाई, अल्टीमेट गोल तुम्हारा चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे। इतने में तो मैं 10 चीजें लिख दूं 25 को। अच्छा, कोमल का कोमल, पलक, जागृति, कन्निका, हर्ष, चलो जो भी है। 27। काव्य तुम्हारा कब है? 25। 25। और इसका प्रिंस का मैम 24। 24 25। चलो मतलब इसमें पूछने वाला तो है ही नहीं, कहानी मतलब ले दे के आसपास ही है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो मेरे से लिख के ले लो, कोई भी गलत नहीं करके आएगा, ये सबको आता है और आसान है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सबसे पहले तो कंडक्टेंस के फार्मूले में जो आज तक का सुपर हिट क्वेश्चन है वो है लैम्डा एम की कैलकुलेशन। लैम्डा एम की कैलकुलेशन जिसमें जो मैंने नोट्स में लिखाया वॉल्यूम का कन्वर्जन फैक्टर, मेरे नोट्स में भी है, मेरे सिनॉप्टिक नोट्स में भी है। ठीक है, ये आना चाहिए, समझे? अरे लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा बाय सी होता है ना। तो अगर सेंटीमीटर इनवर्स में दिया हुआ है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लेना, अगर मीटर इनवर्स में दिया हुआ है तो उसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर लेना, पता है ना तुम्हें? यस मैम। सबसे हिट लिस्ट का क्वेश्चन है ये, मैं डालूं तो ये डालूं। दूसरे नंबर का आजकल जो फैशन में क्वेश्चन है वो है अल्फा की कैलकुलेशन। अल्फा में लैम्डा एम जाएगा ऊपर वाला और लैम्डा एम नॉट जाएगा कॉलरश लॉ से, पता है ये भी? हाँ जी, अगर एग्जामिनर चाहता है तो मेहनत करो तो के ए भी निकलवा लेगा। ये 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं सबसे ज्यादा कंडक्टेंस से। चौथा क्वेश्चन इसमें आता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में तुम्हारा ज्ञान चेक करता है। कल मैंने एक बच्चा है मेरा हैदराबाद का है शायद, मैंने उससे एक क्वेश्चन पूछा है ना, आई वाज रियली सरप्राइज। स्कोर उसका इतना ज्यादा था, 200+ ही जा रहा था हर पेपर में। मैंने उससे पूछा, देखो कई बार धुरंधर से धुरंधर भी गलती कर देते हैं, कि स्ट्रॉन्ग एंड एजर्शन रीजनिंग वाला कुछ था या कुछ स्टेटमेंट 1-2 वाला क्वेश्चन था, शायद तुम्हें भी पूछा जा चुका है ये एक बार। मैंने उससे जर्नली एक स्टेटमेंट पूछी कि स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों की कंडक्टेंस कंसंट्रेशन के बढ़ने से कम होती है, बताना ये सही है या गलत है? मोलर कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी ऑफ बोथ द स्ट्रॉन्ग एंड द इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। इतना टाइम सोचना नहीं है, मुझे और भी बातें बतानी है। इंक्रीज इन कंसंट्रेशन का मतलब डिक्रीज इन डाइल्यूशन नहीं होता? यस मैम। यस मैम। इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब डाइल्यूशन को क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। डाइल्यूशन को कम करने से कंडक्टेंस बढ़ती है कि घटती है? घटती है भाई, पानी डालोगे तो कंडक्टेंस बढ़ेगी ना। यस और नो? यस मैम। और स्ट्रॉन्ग एंड वीक दोनों की पानी डालने से बढ़ती है। वो बच्चा बोली जाए कि मैडम वीक की तो नहीं बढ़ती, और मैंने कहा बढ़ती है भाई, बस वीक के केस में मैक्सिमम कंडक्टेंस नहीं कैलकुलेट कर सकते जैसे स्ट्रॉन्ग के केस में कर सकते हैं। तो जितने भी स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट है उनमें जो लैम्डा है, ये सुन लो बातें, लैम्डा एम है, चाहे जी लिखा हो, चाहे वर्ड यूज करे कंडक्टिविटी, वो आजकल फैशन में यूज करता है वर्ड कंडक्टिविटी, ये सब इंक्रीजेस विद द डाइल्यूशन है, दोनों के लिए इंक्रीजेस विद द डाइल्यूशन, दोनों के लिए है बेटा, स्ट्रॉन्ग के लिए भी है और वीक के लिए भी है। पर जो कप्पा है ना, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, दैट डिक्रीजेस विद द डाइल्यूशन। तो बस इन 4 बातों में कंडक्टेंस खत्म हो जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे बारी आती है सेल की। सेल में से जितना तुम्हें मैंने पढ़ाया है, मेरे वाले लेक्चर में से मैंने तो तुम्हें हर तरीके का सेल करवाया है, मतलब इवन कि तुम एडवांस तक भी जाओगे तो वही सेल आते हैं। मैंने दोनों गैस भी लेके करवाए हैं, दोनों आयन भी लेके करवाए हैं, गैस आयन भी लेके करवाया है, और इवन कि मैंने AgCl वाला भी क्वेश्चन कराया है, जो कि मैं टीचर से इंटरव्यू में पूछती हूँ वो भी नहीं बता पाते। ये मैंने पूछा हुआ है बहुत लोगों से, उन्होंने भी नहीं बताया।
वो कहते हैं मैडम ये रिडॉक्स रिएक्शन ही नहीं है, पर ये रिडॉक्स है। इसमें सिल्वर को दोनों साइड ऐड कर देना, और ये इतना जेई मेंस टच कर चुका है। तो तभी मैं कह रही हूँ जो मेरे वाले नोट्स में है वो ढंग से देख लेना, खोल लेना उसको। तो सेल तो भाई हर तरह का आना चाहिए, एवरी टाइप। और कहाँ तक आना चाहिए? ईएमएफ की कैलकुलेशन तक आ जाएगा। आजकल जो फैशन में क्वेश्चन है ये डेल्टा जी नॉट और केसी की कैलकुलेशन, ये भी काफी पूछ रहा है आजकल। ठीक है, तो सेल तो आना चाहिए। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है टोटल। लास्ट जिसके बारे में तुम्हारा सिलेबस बोलता है कि एलिमेंट्री आइडिया। एलिमेंट्री आइडिया का मतलब है कि इसमें से फैराडेज लॉ पे न्यूमेरिकल आना चाहिए, फैराडेज लॉ का न्यूमेरिकल। बस ये 3 बातें हैं। सेल तो किसी बच्चे को पढ़ना ही नहीं पड़ेगा अगर कंसेप्ट आ गया तो। जिसको कंसेप्ट आ गया ठीक है, नहीं आया तो मुझे बता देना। ठीक है, आप एडमिन तक मैसेज पहुंचा देना, आपके पास प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपकी। एक बार नोट्स देख लेना, नोट्स है, रिकॉर्डिंग है, एवरीथिंग यू हैव। तब तो जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती थी तब तो मेरे ख्याल से ग्रुप में भी जाती थी रिकॉर्डिंग। ठीक है, अब मुझे याद नहीं है किस टाइम पे तुम्हारी हुई, क्योंकि बैच काफी टाइम से स्टार्ट है। तो ये आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। उसके बाद तुमने पढ़ना है काइनेटिक्स। काइनेटिक्स को जिस सीक्वेंस से पढ़ना है ना, सबसे पहले तो तुम्हें काइनेटिक्स में ज्ञान होना चाहिए यूनिट ऑफ Kn का, जिसका फॉर्मूला होता है मोल पर लीटर 1 - n पर सेकेंड। कई बार मुद्दा तुम्हारा सोल्यूशन तक जाता ही नहीं, कैलकुलेशन तक जाता ही नहीं, मुद्दा तुम्हारा यूनिट से ही सॉल्व हो जाता है। ठीक है, पर ऐसा ज्यादा ट्विस्ट, हल्का ट्विस्ट नीट में डालता है, जेई को काम करवाता ही करवाता है। सेकंड इसका क्वेश्चन है जो हर कोई एक्सपेक्ट करता है पेपर में कि ऑर्डर कैलकुलेट करो। अब ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए 90% फर्स्ट ऑर्डर आएगा। ठीक है, बाकी 10% में सारे लगा लो। 90% फर्स्ट ऑर्डर से क्वेश्चन लग जाता है, कुछ ना कुछ कहानियां दी हुई हैं। या मैं अगर इसे 80 बना लू ना, तो उसके बाद 0 ऑर्डर की प्रोबेबिलिटी है 2 की कम है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, तो बाकी तो देखो एग्जामिनर सेट करने वाले का दिमाग है, पर जो मुझे लगता है ये ऑलमोस्ट होता है ऐसा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन लग जाता है। तो फर्स्ट ऑर्डर को खा जाओ, 0 ऑर्डर को, इवन के सारे ऑर्डर आने चाहिए। उसके बाद थर्ड टाइप ऑर्डर कैलकुलेशन में क्या क्या चीजें आ सकती हैं। कई बार बोलता है कि हाफ लाइफ इतनी है, उसमें से के निकाल लो, ऊपर पुट कर लो। सबसे मुश्किल क्वेश्चन ऑर्डर का तब आता है अगर एग्जामिनर तुम्हें दे दे डाटा, और डाटा से आपको मल्टीप्लाई डिवाइड ना पता लगे। जैसे एक तो डाटा ऐसा होता है ना कि ये डबल हो गया, ये डबल हो गया, चलो फर्स्ट ऑर्डर है, ये डबल हो गया, ये 4 टाइम्स हो गया, चलो जी सेकंड ऑर्डर है, ऐसा। अब डाटा का एनालिसिस ना हो पाए, मतलब उनमें कोई रिलेशनशिप नहीं बनता 2 × 3 × तब तुम्हें पहले 0 ऑर्डर की इक्वेशन लगा के देखनी है। 0 ऑर्डर की इक्वेशन लगा के के निकालना है तीनों एक्सपेरिमेंट का। फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन लगा के तीनों एक्सपेरिमेंट का के निकालना है। जिस केस में तीनों के सेम होए वो ऑर्डर होगा। और इस क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी 5%। ये आता है बहुत थोड़ा सा हायर लेवल हो जाए, जैसे ग्रेजुएशन में आ जाएगा किसी। ठीक है, नहीं तो आपको डाटा एनालिसिस सही आता है। तो इस तरह के 2 क्वेश्चन आते हैं काइनेटिक्स में। तीसरा टाइप का काइनेटिक्स का क्वेश्चन है मोस्ट प्रोबेबल आर्हीनियस इक्वेशन। ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना तुम्हारा ऑर्डर कैलकुलेशन का था। आर्हीनियस इक्वेशन का तो सबको ज्ञान होगा। आर्हीनियस इक्वेशन और ग्राफ, आर्हीनियस इक्वेशन का भी ग्राफ इंपॉर्टेंट है और ऑर्डर के भी ग्राफ इंपॉर्टेंट है, पर ऑर्डर के ग्राफ से ज्यादा आर्हीनियस ग्राफ इंपॉर्टेंट है। लॉग के में बना ले, कुछ कर ले, 1/, कर ले, तो उनके ग्राफ आने चाहिए। तुम्हारे नोट्स में सब है। ये 3 तरीके से तुम्हारा काइनेटिक्स हो जाएगा। जिस दिन तुम्हारे पास ये चैप्टर हाथ में होगे ना, मोल कंसेप्ट का हल्का फुल्का ज्ञान है, जिस दिन क्या मतलब अभी तो यही दिन है, उसके बाद तुमने जो सीक्वेंस मैंने बताई है उसमें पढ़ लिए, तो मान के चल लो कि तुम्हारी काफी फिजिकल हो गई। पर क्योंकि हमें लगता है, मैंने जो तुम्हारी फीडबैक सुनी है, सर से सुनी है, या तुम्हारे जो एडमिन है उनसे सुनी है कि तुम बार बार यही बोली जा रहे हो हमें जीओसी करा दो, हमें जीओसी करा दो। तो पहली बात तो डरना नहीं है। अरे भाई सभी इतना ही पढ़ के आए हैं। इट इज नॉट जस्ट लाइक कि तुमने कुछ कम पढ़ा है या उन्होंने कुछ ज्यादा पढ़ा है। ठीक है, सब वही पढ़ के आए हैं जो तुमने पढ़ा है। ठीक है, उस लेवल का तुम्हें कराया हो, उससे ज्यादा ही कराया हुआ है, टेंशन मत लो। अब करना क्या है ना,
अगर तुम्हें इतना स्ट्रेस हो रहा है ना बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक का, तो मैं लास्ट मिनट टिप दे रही हूँ, फिर फिजिकल पूरी बिल्कुल भी मत छोड़ो। अगर किसी का, ये मैं ये नहीं कह रही कि ऑर्गेनिक छोड़ दो, मैं ये कह रही हूँ कि एक वे आउट है। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि मैं स्ट्रेस में हिला नहीं पाऊंगा, ठीक है, तो पर मैं सच बताऊं ना, तुम्हें फिजिकल का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना मुश्किल है। अगर कंसेप्ट है तो ऑर्गेनिक मिनट में लग जाता है। कई बार तो प्रोडक्ट से ही लग जाता है कि ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल था, ऐसा होना चाहिए था। हाँ अगर हट हो हिला नहीं, क्योंकि बेसिकली मुश्किल जो चीज आई है वो सब बच्चों के लिए मुश्किल आई है। तो तुम ना बस इतना ज्ञान ले लो कि तुम ना तो काइनेटिक थ्योरी छोड़ना, काइनेटिक थ्योरी से सीधा क्वेश्चन आता है, बस एक पॉइंट याद रख लेना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस मुझे नहीं लिखना चाहिए, मुझे लिखना चाहिए स्टेट्स ऑफ मैटर, है ना। स्टेट्स ऑफ मैटर से जब क्वेश्चन आता है ना, तो बच्चे को लॉ तो आता है, प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, प्रॉब्लम उसे आता है कि आर के डिफरेंट यूनिट नहीं आते, और दूसरा कन्वर्जन फैक्टर नहीं आते। तुम्हारे नोट्स में सब लिखे हुए हैं, तो कन्वर्जन फैक्टर और आर कर लेना। बाकी कोई ऐसा बच्चा है ही नहीं जिसे आइडियल गैस नहीं आती, बॉयज ला नहीं आता, चार्ल्स ला नहीं आता। और उसका सेकंड टाइप का क्वेश्चन है आइडियल नॉन आइडियल बिहेवियर। मैंने वो भी बहुत सारे पेपर देखे हैं जिसमें आपने देखा है एनसीईआरटी में एक ग्राफ बना हुआ है, रियल गैसेस में जाके कौन ऊपर है कौन नीचे है गैसेस, याद है या नहीं? अरे सुन रहे हो कि सो गए? यस मैम। तो आइडियल नॉन आइडियल या रियल गैसेस में से कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वाला ग्राफ नहीं है, ठीक है, उस ग्राफ में देख लेना कौन कौन सी क्या क्या कैसे, बस इतना है ये काइनेटिक थ्योरी। अब उसके बाद सरफेस भी नहीं छोड़ना, सरफेस के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगी। सरफेस का सबसे आसान क्वेश्चन होता है जब हार्डी स्कूल्स रूल आ जाता है, जिसमें तुम्हें क्या करना है, सिर्फ फ्लक्चुएटिंग पावर लेनी है, पता है ना? यस मैम। ठीक है, वो क्वेश्चन लग जाता है। या इसमें क्वेश्चन आपका आ जाता है, आप, मैं ये कहूंगी कि एडजॉर्प्शन को 90% पढ़ना, मतलब बहुत ढंग से आना चाहिए, एडजॉर्प्शन को खा जाना अच्छे से। और जो कुछ एग्जांपल्स वाला ना एक एनसीईआरटी में टेबल है, वाटर इन ऑयल, ऑयल इन वाटर, ये किस कैटेगरी का है, ये वो जो टेबल है वो एक बार देख लेना, ठीक है। यानी कि कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन, और जो आपके ट्रू सॉल्यूशंस है ना, टेंडल इफेक्ट आ गया, ये वो चीजें वो एक बार देख लेना, ठीक है। बीच वाली कहानी है इसकी, कुछ ज्यादा नहीं है। ये सरफेस भी कर लेना फिर, मतलब अगर बहुत ज्यादा लग रहा है तो। अब और फिजिकल में क्या रह गया भाई, सॉलिड स्टेट है। सॉलिड स्टेट मुझे नहीं बताने की जरूरत, तुम्हें मेरे से ज्यादा पता है। सॉलिड स्टेट जो चैप्टर है तुम्हारा, सॉलिड स्टेट चैप्टर के आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन जो प्रोबेबिलिटी बनती है वो आपका आ सकता है, दूसरे नंबर पे तो आएगा डेंसिटी कैलकुलेशन वाला। डेंसिटी कैलकुलेशन वाला थोड़ा सा लंबा चला जाता है। तीसरा क्वेश्चन आ जाता है जो आपके पास नंबर 1 पे क्वेश्चन आया था वॉइड से रिलेटेड, वो ऐसे कर देता है कि जैसे एन एटम है, उनकी 2/3 ऑक्टाहेड्रल फिल कर रहे हैं, एन एटम है 3/5 टेट्राहेड्रल फिल कर रहे हैं, इसमें से ये हो गया वो हो गया, ऐसा क्वेश्चन आता है। दूसरे नंबर पे रो की कैलकुलेशन आती है, और तीसरे नंबर पे इतना मजेदार क्वेश्चन है जो कि बच्चा भी कर ले, एफसीसी, बीसीसी, और आपका जो सिंपल क्यूबिक है एंड सेंटर एच सेंटर में आर एंड डी एंड जो है ना तुम्हारे ए का रिलेशन, उसका क्वेश्चन आता है बस। मतलब ये एफसीसी है, इसमें आर दिया हुआ है, ए निकाल लो या डी निकाल लो वगैरह करके, ठीक है। और चौथा है इसमें से डिफेक्ट का क्वेश्चन आता है, ठीक है। डिफेक्ट वाले की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी थ्योरेटिकल हो जाती है, बाकी ये सारे। तो ये सॉलिड स्टेट हो गया, सॉलिड स्टेट हो गया, गैसियस स्टेट हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया तुम्हारा, मेटालर्जी तो मैं बता ही दिया है मैंने कैसे करना है। तो ये फिजिकल है, मतलब जिस बच्चे को बहुत स्ट्रेस हो रहा है, बहुत टेंशन हो रहा है, तो ये तो मतलब हाथ से करने वाले चैप्टर है। ये मत सोचो कि मैम कह रही है, हाँ मैम को आसान लग रहा है, मेरे या तुम्हें आसान लगने वाली बात नहीं है, करना तो पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये तुम्हारा रामबाण है, मतलब ऐसे चलाओगे तो अच्छे से निशाना लगेगा। उसके बाद, अरे आपको बेनिफिट हो रहा है? यस यस। मैम। उसके यस बाद, अब यस ये जो मैं बात बता रही हूँ ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आ जाओ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल, ये मैं लास्ट में बोलती हूँ बच्चों को। अब रिकॉर्ड हो रहा है पर चलो मैं बोल ही देती हूँ। ये मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं, और बहुत सारे ऐसे बच्चों का जब मैंने एनालिसिस लिया है ना, तो दे यूजुअली आर सेइंग कि मैम मेरे 2 ये वाले अच्छे थे, और ये फॉर्मूला वर्क करता है। मतलब फिजिकल इनऑर्गेनिक किसी का अच्छा है, किसी का फिजिकल और ऑर्गेनिक अच्छा है, आपके लेवल पे ये अच्छा चल जाता है। पर
जो गुड स्कोर है ना, वो ये कहते हैं कि मैथ और फिजिक्स के कंपैरेटिवली ना हम केमिस्ट्री खींच देंगे। अब जैसे जितने भी मेरे कुछ और स्टूडेंट हैं, ऑल ओवर द इंडिया से स्टूडेंट है, तो पता लग ही जाता है एनालिसिस से। तो मैंने उनमें ना ये पर्सनली बात देखी है कि इन कंपैरिजन टू द फिजिक्स एंड द मैथ ना उनका केमिस्ट्री अच्छा जा रहा है स्कोरिंग में। जब मैं ओवरऑल उनका स्कोर देखती हूँ तो वो केमिस्ट्री से नंबर खींच देते हैं अच्छे से। तो तुम भी यही टेंडेंसी बना के चलो। अगर तो बहुत ज्यादा किसी का फोबिया है, मान लो कोई, जैसे मान लो मैं ईशा की बात कर रही हूँ, है ना, ईशा का फिजिक्स बहुत तगड़ा है, मैथ भी उसका हद से ज्यादा बढ़िया है, तो वो फिर दो वाला रिस्क ले सकती है कि उसको मतलब कोई एक ब्रांच जो कम पसंद है उसको थोड़ी थोड़ी चीजें कर ले इंपॉर्टेंट और बाकी दो कर ले। पर जिन बच्चों का मैथ और फिजिक्स थोड़ा ठीक ठीक सा है या 100% श्योर नहीं है, वो केमिस्ट्री कर लो, बचा जाएगी तुम्हें, मैं सच बता रही हूँ। ठीक है। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले तो तुम कर लेना एटॉमिक स्ट्रक्चर। मैं ना भी बताऊं ना तब भी तुम इसका क्वेश्चन सही करके आओगे। बोहर का मॉडल ढंग से कर लेना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ऑर्डर ढंग से कर लेना, ठीक है ना, सिंपल सिंपल कैलकुलेशंस है, ऑफ बाउ ये वो, इसमें मैं क्या बताऊँ, तो सारा चैप्टर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बॉन्डिंग जैसे मैंने पढ़ाया, बॉन्डिंग में एक शॉर्टकट बताती हूँ। बॉन्डिंग में सिर्फ ये कर लो, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, 90% चांसेस है इसी से आता है। ठीक है। अब ये कितनी मुश्किल है, स्टार्ट ऑफ द क्लास में होगी थी जब ये बात स्टार्ट हुई थी। तो इनऑर्गेनिक की स्टार्टिंग ऐसे होनी चाहिए, पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर फिर केमिकल बॉन्डिंग। पीरियोडिसिटी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे आ जाओ एस ब्लॉक पे। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। एस ब्लॉक तो वर्ड टू वर्ड पढ़ लो पूरा एनसीईआरटी से, ठीक है। पी ब्लॉक में सारे रिएक्शन रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, जहां जहां पे रिएक्शन रट्टे मारने हैं मैं बता देती हूँ। बोरॉन वाला मत छोड़ना, बोरॉन के सारे रिएक्शन कर लेना, फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड्स के रिएक्शन कर लेना, सल्फर के ऑक्सो एसिड्स के रिएक्शन कर लेना, हैलोजन की फॉर्मेशन, हैलोजन के हैलोजन नहीं क्या, हाँ हैलोजन एंड नोबल गैसेस के रिएक्शन कर लेना, नाइट्रोजन के कंपाउंड के रिएक्शन कर लेना। बस बस इतने रिएक्शन कर लेना, बहुत है। बाकी रीजनिंग चल जाएगी तुम्हारी। और यहां से स्कोर खिंचता है, यहां से स्कोर खिंचता है, और उसके बाद ब्यूटीफुल चैप्टर जहां से स्कोर खिंचता है, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन ना टक्कर का चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जैसे। कोऑर्डिनेशन भी जिंदगी में कोई गलत नहीं करता, सब बच्चे करके आते हैं। और कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन वीबीटी नंबर 1, आजकल ज्यादा सीएफटी आने लगा है, पिछले मतलब सालों में ज्यादा वीबीटी आया है, अब सीएफटी से भी पूछ लेता है। सीएफटी का ना वैसा क्वेश्चन पूछता है। अब बच्चे मेरे को आके कंप्लेंट करते हैं, मैम आपने तो बोला था कलर याद मत करो। अरे भैया मैं अब भी बोल रही हूँ कलर याद नहीं करने हैं। वो इतना ज्ञान लगवाता है कि ये विबग्योर है। विबगियर में वायलेट है हाई एनर्जी, लो लेमडा, यस और नो, और ये है हाई लेमडा, है ना। तो इसको बोलते हैं हाई वेवलेंथ एंड इसको बोलते हैं लो वेवलेंथ लेंथ। अब जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा उसके लिए डेल्टा नॉट की वैल्यू हाई होगी, तो डेल्टा नॉट की वैल्यू हाई होगी तो डेल्टा नॉट एब्जॉर्ब्ड हाई होगा। तो डेल्टा नॉट एब्जॉर्ब्ड हाई होगा तो हमेशा जिंदगी में याद रखो कि डेल्टा नॉट एमिटेड लो होगा, और अगर डेल्टा नॉट एमिटेड लो है तो लैम्डा नॉट एमिटेड हाई होगा, और लैम्डा नॉट एमिटेड हाई है तो वो रेड एंड की तरफ जाएगा। अब रेड आए ना आए पर दो कलर में से डिफरेंशिएट करना तो फिर ये वाले होंगे, तो इससे रिवर्स का रिवर्स। तो कलर याद नहीं करने होते, वो जो कंपैरिजन पूछता है उससे करते हैं। तो वीबीटी सीएफटी से तो एक तो ऐसा क्वेश्चन आने लग गया आजकल फैशनेबल, इसमें सीएफटी का वो क्वेश्चन है कलर वाला, या कलर होगा या नहीं होगा, कलर्ड और नॉट, ठीक है। या क्या कहते हैं उसे, जो क्या कहते हो तुम, डाइपोल मूवमेंट वाला, डाइपोल मूवमेंट या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में ज्यादा है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में ज्यादा है, तो उसी की तो डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तीसरे नंबर पे लीस्ट प्रायोरिटी पे इसका क्वेश्चन है, पर ये 2018 में पहला क्वेश्चन बना था पेपर का उसका, वर्नर थियरी का। वर्नर थियरी का क्या ज्ञान दूं तुम्हें, मैं बता देती हूँ बच्चे क्या गलती करते हैं। वर्नर थियरी में उसने पूछ लिया कि भाई ये चीजें हैं, इसमें से किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा। बच्चे इतने स्मार्ट, क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट वाला, बच्चे इतने स्मार्ट, बच्चे लिखा है कि जिसके आयंस ज्यादा उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा। अरे भाई याद रखो फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। अच्छा सोल्यूशन रह गया पिछले चैप्टर का,
फिजिकल का जो सोल्यूशन चैप्टर मैंने नहीं लिखा, फिजिकल के सोल्यूशन चैप्टर में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और आई के फार्मूले से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कैसे करनी है वो ज्यादा आते हैं, या राउल्स लॉ, मतलब वहां से चैप्टर ढंग से आता है। ठीक है, वर्नर्स थ्योरी में जो क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट था ना, उसमें जो आपका क्या कहते हैं उसे, फ्रीजिंग पॉइंट नहीं है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। तो देखो ना, जिसके नंबर ऑफ आयंस ज्यादा आए, सुनना मेरी बात ध्यान से, हाँ, जैसे ये है CONH3 6 और Cl3, इसके नंबर ऑफ आयन 4 है, 4 आयंस है, तो इसके कंपैरेटिव वाले में से सबसे ज्यादा है, तो नंबर ऑफ आयन ज्यादा है, तो इसका डेल्टा TF ज्यादा होगा। तो डेल्टा TF ज्यादा, तो TF तो कम होगा ना, क्योंकि डेल्टा TF क्या होता है, TF TF नॉट नॉट माइनस माइनस। TF। तो TF को पूछ रहा है तो वो हो जाएगा TF नॉट माइनस डेल्टा TF। आज ना वेल्डिंग चल रही है नीचे। तो ये आपका क्वेश्चन बना था क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट का। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर है इसका, सबसे पहले नंबर पे VBT, मैं तो कह रही हूँ पहला ये लगा लो, दूसरा ये लगा लो CFT, फिर उसके बाद CFT में से कलरलेस या ये वाला क्वेश्चन, फिर उसके बाद बात। ठीक है, 1 मिनट रुकना जरा, ये बहुत आवाज आ रही है जस्ट। चलो, ये तो हो गया आपका कोऑर्डिनेशन का कि किस हिसाब से आता है, यही सीक्वेंस होता है। उसके बाद बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है, बट नॉट जीरो, DNF ब्लॉक से क्वेश्चन लगने की। डी ब्लॉक से तो बोलो। मैम कोऑर्डिनेशन में आइसोमेरिज्म की कितनी वैल्यू? हाँ, कोऑर्डिनेशन में आइसोमेरिज्म भी आ सकता है, यस आ सकता है भाई। आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन में कैसा क्वेश्चन आ सकता है ये बताऊं? आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन में सबसे टफ क्वेश्चन तो वो, वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया है काव्या, कि MABCD के क्या होंगे, MABCD के 3 आइसोमर्स होंगे जैसे, या क्वेश्चन आ सकता है MABCDEF के कितने होंगे, वो 15 होंगे, या इसका क्वेश्चन आ सकता है कि टोटल बताने हैं उसके, उसमें स्ट्रक्चरल भी काउंट करना है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताती हूँ, ये भी किसी स्टूडेंट ने गलती की थी। जैसे आइसोमेरिज्म तब मेरे दिमाग से स्किप कर गया कि अब कट गया है, नेक्स्ट वाले टाइप के लिए। अच्छा, आइसोमेरिज्म में ना एक स्टूडेंट ने ये गलती की थी, जैसे मान लो कोबाल्ट का था SCN5 और Cl कुछ ऐसे करके था। ठीक है, अब क्या हुआ था ना कि उसने इसको कंसिडर कर लिया MA5 और B, है ना, तो MA5B हो गया, तो आपको पता है कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है ना, बाकी इसका ना तो होगा क्या कहते हैं उसे, ज्योमेट्रिकल, तो स्टीरियो भी नहीं होगा ना इसका, स्टीरियो में ऑप्टिकल नहीं होगा, ऑप्टिकल तो नहीं होगा क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। अब इसका ज्योमेट्रिकल भी एक ही होगा। तो उसमें प्रॉब्लम क्या आ गई थी ना कि उसमें उसने स्ट्रक्चरल नहीं काउंट किए थे। जैसे SCN को 2 तरह से लिख सकते हो, SCN और NCS। तो एक तो ऐसा हल्का सा ट्विस्ट डालता है, या इसमें ऐसा ट्विस्ट डाल देता है कि जैसे कोई एक कंपाउंड बनाया, उसमें तुमने 3 रिंग आ गए, जैसे ये बना दिया ना COEN3 और 3+, ऐसा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आ गया, 3 रिंग बन जाते हैं, तो 3 रिंग वाला कभी भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो ही नहीं सकता, वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो ऑप्टिकली एक्टिव है तो एक D होगा एक L होगा, यानी कि 2 आइसोमर तो यही आ गए। ठीक है, या फिर ऐसा क्वेश्चन डाल सकता है इसमें कि टेट्राहेड्रल है, तो टेट्राहेड्रल ऑप्टिकली एक्टिव होता है, तो इसका स्टीरियो तो आएगा ऑप्टिकली एक्टिव, यानी कि ऑप्टिकल आएगा। ठीक है, बट नो ज्योमेट्रिकल। ठीक है, और जो आपके ऐसे वाले हैं, इसमें ना फेशियल एंड मेरिडोनियल वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है।
फेशियल मेरिडोनियल MA3B3 वाला कि कौन कौन से आइसोमर होंगे या क्या, ये भी आया हुआ है क्वेश्चन। या इसमें एक ऐसा भी क्वेश्चन आया था कि जैसे A2B2 है कुछ, और ये स्क्वायर प्लेनर है, तो अगर स्क्वायर प्लेनर होगा तो इसका कौन सा नहीं होगा, स्क्वायर प्लेनर में कौन सा आइसोमर नहीं होता, नो ऑप्टिकल, इसमें कौन सा होगा, ज्योमेट्रिकल। इस तरीके के हल्के फुल्के ट्विस्ट आते हैं। मतलब आपको स्टीरियो के साथ साथ स्ट्रक्चरल भी काउंट करने हैं, आपको थोड़ा रिंग का हिसाब किताब होना चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं, ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं वो भी अभी थोड़े हाई लेवल पे ही आता है, तो मैं इतना नहीं पूछता, बहुत सिंपल वाला पूछता है, तो इसमें ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन नहीं बनता। पर फिर भी ना मतलब आइसोमेरिज्म तो चलो है सो है, पर आइसोमेरिज्म से भी ज्यादा प्रोबेबिलिटी इन चीजों की है। ओके मैम। क्योंकि पता क्या होता है, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जैसे अब तुम्हारा 2022 का जेई है ना, अब 2022 के जेई के बाद जो 2023 का जेई होगा ना, उसमें कुछ कुछ कट गया। जैसे अब जो हमारे पास नया सीबीएसई का नोटिफिकेशन आया है, सीबीएसई में आया तो स्टेट बोर्ड में भी वही चीजें होंगी, क्योंकि पेपर तो कॉमन ही होना है आगे। अब देखो होता क्या है कि अब सरफेस कट गया, मान रहे हो तुम। आज से 2-3 साल पहले ना मुझे याद है, कुछ बच्चे जो सॉलिड स्टेट पढ़ते थे ना मेरे पास, वो सॉलिड स्टेट पढ़ते थे 11th क्लास में, फिर 2 साल पहले ये 12th में शिफ्ट हो गया। अब उन्होंने 11 12 दोनों से हटा दिया, सरफेस केमिस्ट्री बिल्कुल हटा दिया है। ठीक है, काफी चीजें मतलब जब रिड्यूस हो जाती है ना, तो फिर उसका क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी भी कम हो जाती है। तो अब आइसोमेरिज्म जो है ना, मतलब नीट में तो बहुत लिटिल बिट चांसेस हो जाते हैं। अब सीबीएसई ने इसको नहीं इंक्लूड किया हुआ, तो आगे आगे फिर वही जो चीजें 12th में बच्चा नहीं पढ़ के आया, तो फिर आगे जाके उसमें भी नहीं आती। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा इस पे ज्यादा फोकस करना, उस पे भी करना है, जो नोट्स पे है बस उतना ही करना है। तो कोऑर्डिनेशन नहीं छोड़ना है भाई, कोऑर्डिनेशन को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जितनी वेटेज है, बस इतने से तुम्हारी इनऑर्गेनिक हो जाती है। एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लो, एटॉमिक स्ट्रक्चर तो मेरे ख्याल से तुम्हारा हद का रिवीजन बजा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग का। तो एसपी ब्लॉक पे मेहनत कर लो, कोऑर्डिनेशन पता नहीं, मुझे लग रहा है कि तुम गलत कम भी नहीं करोगे। T2G EG वाली कॉन्फ़िगरेशन लिखनी सीख लेना। ठीक है, स्ट्रॉन्ग वीक लिगेंड के केस में कहाँ पे ट्रांजिशन होगा या नहीं वो सीख लेना। स्ट्रॉन्ग के केस में ऊपर नहीं जाता इलेक्ट्रॉन, नीचे जाता, अगर ऊपर जाता है इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हाई स्पिन होता है, नहीं तो लो स्पिन होता है। ठीक है, ऐसी कैलकुलेशन कर लेना। अच्छा, ये क्वेश्चन बताती हूँ, ये क्वेश्चन आया था जब टफ पेपर आया था, देखो बताती हूँ। ये शुरू हो गई, थोड़ी देर मैनेज कर लो, वैसे 2 मिनट का ही काम है, 2-5 मिनट काम का। एक क्वेश्चन था कि D7 लो स्पिन था। ठीक है, D7 लो स्पिन से कलर पूछा हुआ था। अब D7 लो स्पिन का मतलब क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ये तुमने खुद निकालना था। अब D7 लो स्पिन कैसे निकालोगे, CONH36 या CN6 ले लेती हूँ, इसमें तो फिर आ जाएगा तुम्हारा 3+, COCN6 4 नेगेटिव। ठीक है, ये D7 लो स्पिन आ गया। ठीक है, लो स्पिन क्यों है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो देखो ऐसा होगा ना, T2G यहाँ पे आएगा और EG यहाँ पे आएगा। तो अब इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 भाई ऊपर तो जाएंगे नहीं, 1 2 3 4 5 6। अब एक के लिए मुसीबत है, उसको तो चढ़ना पड़ेगा। तो जब इसका तुम CFSE मारते हो ना, तो 6 इंटू -0.4 डेल्टा नॉट प्लस 1 इंटू क्या, 1 इंटू प्लस 0.6 डेल्टा नॉट मारते हो। अब देखो 7 इलेक्ट्रॉन तुम वीबीटी में कैसे रखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें 2 पेयर होते हैं, इसमें 1 पेयर है, तो इसमें 1 पेयरिंग एनर्जी आती है। बहुत सारे बच्चे ना इसमें 3 पेयरिंग एनर्जी लगा के आ जाते हैं, और ये चीज एनसीईआरटी में भी गलत है। ठीक है, पर मैंने देख लिया है कि जेई में वो करेक्ट को ही सही करता है। ठीक है, ऐसी एग्जांपल्स उसने बहुत दी ही नहीं। तो जब आपके पास वीबीटी में जितने पेयर हैं उससे कोई एक्स्ट्रा पेयर है तब पेयरिंग एनर्जी ऐड करना, अदरवाइज मत करना। तो ये जो कैलकुलेशन आ गई, मान लो -2.4 यहाँ से आ गया, 0.6 यहाँ से आ गया, -1.8 आ गया डेल्टा नॉट प्लस 1 पेयरिंग एनर्जी। इसका क्वेश्चन ना एग्जामिनर ने ज्यादा दिया हुआ था, क्योंकि मैंने देखा कि जेई में क्वेश्चन डेकोरेटिव बनता है। जैसे सेक्शन बी का तो इतना डेकोरेट करके दे देते हैं कि आंसर 530 आ रहा होगा, वो बोलेंगे x/10 बताओ। समझ रहे हो ना बात को, कॉन्सेप्ट यस आना मैम। चाहिए, बाकी तो XYZ वाला मैथ क्या है भाई, तुम इतना मैथ पढ़ लेते हो तो ये तो कहानी कुछ नहीं है।
अब ये क्वेश्चन तब आया था, उसने बोला था डेल्टा नॉट है 2000 पर सेंटीमीटर और पी है 1000 पर सेंटीमीटर। ठीक है, कलर बताओ। तो कोई टेंशन थोड़ा ना है, तुम उसकी वैल्यू भरो ना। इसमें 2000 पर सेंटीमीटर भर दो, ठीक है, और इसमें 1000 पर सेंटीमीटर भर दो। तो जब आपके पास जो डेल्टा नॉट वगैरह है उसका आंसर आएगा, तो मान लो इसका आंसर आ जाता है एक्स पर सेंटीमीटर। अब पर सेंटीमीटर किसका यूनिट है? अरे न्यू बार का। न्यू बार 1/λ होता है ना पर सेंटीमीटर। तो इसमें से लैम्डा कितना आ जाएगा? 1/न्यू बार। लैम्डा तुम्हें पता लग गया, तो लैम्डा के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आ सकता है? कलर। कलर वैसे भी उसने नहीं पूछा था, मतलब लैम्डा की कैलकुलेशन पूछी थी, या एनर्जी की कैलकुलेशन पूछ ले इससे, तो क्या लगा दोगे? एच सी न्यू बार। न्यू बार यहां से निकल गया तो एच सी से मल्टीप्लाई कर दो। यहां तक भी टच हो चुका है क्वेश्चन, हार्ड वाला था तब हुआ है। चलो, कोऑर्डिनेशन भी हो गया। अब इनऑर्गेनिक में तो और कुछ है नहीं, अब आ गया ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में तुम्हें जितना मर्जी करा लो तुम रो ही देते हो। तुम नहीं, सारी दुनिया का यही हाल है भाई। बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं, जब मैं ऑर्गेनिक हटा देती हूँ पढ़ाना तब भी कह देते हैं कि अब ऑर्गेनिक ही कराओ। इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है, और जब जो भागते रहते हैं वो लास्ट तक भागते रहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बार बार जीओसी पढ़ने से कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन लगाना शुरू करो, कब करने हैं। सबसे पहले जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो इफेक्ट्स वाले क्वेश्चन है ना, जिसमें प्लस एम माइनस एम प्लस एच सी माइनस एच सी प्लस आई माइनस आई लगता है, ये क्वेश्चन कौन से होते हैं? ये होते हैं स्टेबिलिटी के ऑफ इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट्स कौन से होते हैं? कार्बोकैटायन, कार्बन। है ना, कार्बोकैटायन के, कार्बेनाइन के, फ्री रेडिकल के, ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक इसमें क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपके पास आ गया वो नहीं था सेडजेफ रूल वाले, सेडजेफ रूल ऑब्लिक हॉफमैन प्रोडक्ट कब बनेंगे, ये वाले क्वेश्चन आते हैं। तीसरा इसका क्वेश्चन आता है एसिड एंड बेस का, और एसिड एंड बेस के क्वेश्चन भी इफेक्ट से लग जाते हैं प्योरिटी से, ये क्वेश्चन आते हैं। चौथे क्वेश्चन आते हैं इसके एरोमेटिक कैरेक्टर के। एरोमेटिक कैरेक्टर के सबसे ज्यादा स्टेबल एरोमेटिक होता है, उसके बाद कंजुगेटेड होता है, और लास्ट में एंटी एरोमेटिक होता है। कंजुगेटेड में भी जिसने तो ढंग से पढ़ा है, एंटी एरोमेटिक। लास्ट एंटी एरोमेटिक वो होते हैं जिसमें 4n इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एरोमेटिक याद रखना, जिंदगी में 6 तक 5 तक की स्ट्रक्चर प्लेनर है, 6 तक की स्ट्रक्चर में चेयर बोट आ जाता है, 7 तक की और 8 तक की स्ट्रक्चर टब शेप्ड हो जाती है, उसमें प्लेनरिटी ओबे नहीं होती। तो पेपर का क्वेश्चन अगर कार्बोकटायन साइक्लोहेप्टा ट्राई इनाइल तक आया है, तब तक तो वो एरोमेटिक है। 7 बन गया कैटायन नहीं एनायन, या 8 बन गया तो वो कोट शेप्ड स्ट्रक्चर हो जाती है साइक्लोऑक्टा टेट्राइन, तो वो एरोमेटिसिटी खो देते हैं। 5 तक कोई दिक्कत नहीं है, सारी कंडीशंस चेक करो। 6 नंबर में चेयर बोट आ जाता है तो नहीं होगा उसमें एरोमेटिक, बेंजीन के अलावा। साइक्लोहेक्सेन वाले स्ट्रक्चर में अगर 2 बॉन्ड दे रहे ऐसा नहीं होगा। 7 नंबर स्ट्रक्चर में अगर साइक्लोहेप्टा ट्राई इनाइल कैटायन है तो वो एरोमेटिक है, ना एनायन है ना 8 वाला ऑक्टा वाला। ठीक है, तो ये कोई एरोमेटिक नहीं होता। चलो एनी हाउ, तो एक तो ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसमें एल्कीन की स्टेबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं, और एल्कीन की स्टेबिलिटी के सारे क्वेश्चन प्लस एच सी से लगते हैं। मतलब आपको देखना होगा कितनी हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट से मत कराना। और उसके बाद जब आप चैप्टर्स को पढ़ते हो, अगर भाई बहुत ज्यादा किसी किताब को नहीं पढ़ा है या बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जाना है, तो एक सिंपल सा मेथड बता रही हूँ, सिर्फ 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 एनसीईआरटी पढ़ लो, सिर्फ एनसीईआरटी। उसमें तुम्हें फायदे क्या मिलेंगे? एक तो जो नेमिंग रिएक्शन है वो कवर हो जाएंगे। नेमिंग रिएक्शन जब भी करोगे जिंदगी में तो इंटरमीडिएट का ख्याल रखना, यहां से क्वेश्चन बदल जाता है। नेमिंग रिएक्शन इंटरमीडिएट आ गया तो रीअरेंजमेंट का ख्याल रखना, ठीक है, और ड्राइविंग फोर्स का ख्याल रखना। तो जब टीचर ने या एग्जामिनर ने उसको कॉन्सेप्ट पूछना होता है तो वो ज्ञान देता है इससे। दूसरा, रिएजेंट की नॉलेज होनी चाहिए तुम्हें। जब कार्बोनिल पढ़ाया तो रिएजेंट का ज्ञान दिया है कि किससे क्या होता है, जैसे डबल बॉन्ड और सी डबल बॉन्ड ओ,
दोनों किससे रिड्यूस होते हैं, किससे नहीं रिड्यूस होते, कौन किसके लिए वुल्फ किश्नर कौन सा है, क्लीमेंजन इसमें कौन सा है, और स्पेशली मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्डोल कौन देता है कौन नहीं देता, कैनिजरो कौन देता है कौन नहीं देता, बेंजोइन कौन देता है कौन नहीं देता, ठीक है, ऐसी बातें। हॉफमैन रिएक्शन कौन देता है कौन नहीं देता। हॉफमैन ब्रोमामाइड रिडक्शन तो मैं कहती हूँ कि ब्रोमामाइड रिडक्शन, अगर एमीन्स चैप्टर को खोजे ना, एमीन्स में से तो दो चीज तीन, तुम्हें याद है शायद तुम्हारी क्लास थी जब मैंने एमीन्स पढ़ाया था, तो मैंने 5 बातें लिखी थी और 5 बातों में से मैंने कहा था इसमें से क्वेश्चन आ जाएगा, तुम्हारी क्लास थी, क्योंकि मैंने नीट में भी लिखी होंगी तुम्हें भी लिखी होंगी। सुन रहे हो? यस मैम। यस मैम। अच्छा तुम रिकॉर्डिंग सुनोगे कि मैं लिखूं दूं? रिकॉर्डिंग कहाँ सुनोगे, टाइम ही नहीं होगा। सबसे पहले तो तुम एमीन्स में पढ़ के जाना, सबसे पहले प्रायोरिटी ऑर्डर में हॉफमैन ब्रोमाइड, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिडक्शन, माइड रिडक्शन, ठीक है। उसके बाद तुम पढ़ के जाना कार्बाइलमाइन रिएक्शन, उसके बाद तुम पढ़ के जाना हिंसबर्ग मेथड, उसके बाद तुम पढ़ के जाना डाइएजोटाइजेशन वाली कहानी, वही जो हेलोएल्केन की है। उसके बाद तुम पढ़ के जाना 5 नंबर पे बेसिसिटी ऑफ एमीन, जो कि एक्चुअली में नंबर 1 पे आता है, बेसिसिटी ऑफ एमीन्स, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन अगर मैं डालूं तो मैं वो डालूं कि डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं। मैं ऑरल में बोल देती हूँ, जिन्होंने पढ़ा उनको ज्ञान होगा। प्रेशर तो नहीं बन रहा दिमाग पे, पहले ये बताओ। नो मैम। नो मैम। 1 डे सारी केमिस्ट्री चल रही है बच्चा, हमें हमारे लिए तो ये हर साल की बात है, मैं मानती हूँ तुम्हारे लिए पहली बात है। अगर मैं नहीं बताऊंगी ना फिर मेरे मन में बात रह जाएगी, क्लास नहीं आएगी फिर, क्या कहते हो? यस झेल मैम। लो थोड़ा सा। चलो सुन लो बात ध्यान से, जिनका 23 को पेपर है, क्योंकि 23 तक मैं नहीं मिलूंगी दोबारा तुम्हें। सबसे पहले प्राइमरी अमीन को छांट लो कार्बाइलमाइन से। कार्बाइलमाइन प्राइमरी देते हैं, सेकेंडरी टर्शरी नहीं देते। सेकेंडरी टर्शरी को छांटने के लिए हिंसबर्ग कर लो। बेंजीन सल्फ्यूनाइल क्लोराइड से टर्शरी नहीं देते, सेकेंडरी देते हैं। एक तो इस तरह का क्वेश्चन आता है। एक हॉफमैन ब्रोमामाइड रिडक्शन जो आपका होता है वो भी प्राइमरी एमाइड, मतलब प्राइमरी एमाइड नहीं बोलना चाहिए, मतलब एमाइड आपके प्राइमरी अमीन में कन्वर्ट होते हैं। एक इसमें और मैंने लिखा नहीं है, एक था गैब्रियल थैलामाइड, गैब्रियल थैलामाइड, बस इतना कर दो। 6 चीजें अमीन में से, अमीन हो गया, सच कह रही हूँ अमीन हो गया, अमीन में और कुछ ना करो, सब छोड़ दो। और जो नीचे है चैप्टर कार्बोनिल, कार्बोनिल जो सबसे बड़ा चैप्टर है उसमें से ये रिएक्शन कर दो। इसमें भी ग्रिग्नार रिएजेंट के रिएक्शन सबको आते हैं ना, ग्रिग्नार रिएजेंट का हर लेवल तक का क्वेश्चन करना है। साइनाइड में क्या बनता है, आइसोसाइनाइड में क्या बनता है, अल्कोहल कैसे प्रिपेयर करेंगे, कैसा क्या होता है, ग्रिग्नार रिएजेंट को अच्छे से ढंग से कर लेना। अब इसमें भी ये आता है कि जैसे मिथाइल कीटोन को, ये डीएनपी वाला टेस्ट है, मिथाइल कीटोन को नॉन मिथाइल कीटोन से कैसे सेपरेट करना है। मिथाइल कीटोन को नॉन मिथाइल कीटोन से सेपरेट करने के लिए कौन सा टेस्ट होता है? हैलोफॉर्म रिएक्शन। फिर जिसमें अल्फा है, अल्फा हाइड्रोजन एटम तो एल्डोल, नो अल्फा हाइड्रोजन एटम तो कैनिजरो। मतलब ये वो कहानी है जिसमें हम एनसीईआरटी से बाहर गए ही नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा है। ये 2 चैप्टर हो गए तुम्हारे, एमीन्स भी हो गया और कार्बोनिल कंपाउंड भी हो गया, सिर्फ एनसीईआरटी, एनसीईआरटी रिएक्शन रिएक्शन। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो इसका टॉपिक है, कार्बोक्सिलिक एसिड में से चाहे सब कुछ छोड़ जाओ, वैसे तो वो बहुत आसान ही है। कार्बोक्सिलिक एसिड में से एसिडिक करेक्टर का क्वेश्चन कर लो, और वो एसिडिक कैरेक्टर की ना एक लाइन दी हुई है, शायद जो बच्चे मेरी बात समझ रहे हैं उनमें ना -I इफेक्ट का एक ऑर्डर दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है। वो -I इफेक्ट का एनसीईआरटी से ऑर्डर पढ़ लो, बस आपके पास क्वेश्चन हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। अब बचे एल्कोहल्स एंड द हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन। तो रिगार्डिंग द एल्कोहल, हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन्स, उसमें क्या होगा, उसमें आपके पास बहुत सिंपल सी कहानी है। हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन से हर कुछ बनाना आना चाहिए, और जो अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर है उसमें सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ जाओ, और कार्बोनिल कंपाउंड उसमें से भी, हाइड्रोकार्बन से भी, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बोलूं तो नेमिंग रिएक्शन सबके कर लो। अल्कोहल में एसिडिक कैरेक्टर का क्वेश्चन कर लो, लिख देती हूँ। अल्कोहल में एसिडिक कैरेक्टर का देख लेना,
ठीक है। और इसमें आप और क्या बचता है भाई, कंपैरिजन देख लेना फिनोल वाला। और इसमें तुम देख लेना, अच्छा हाँ, इसमें ना जो RX एंड ARX है, उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम ना SN1 SN2 से क्वेश्चन पूछता है, कौन देगा रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ऑप्टिकल एक्टिविटी का, और तीसरा क्वेश्चन होता है एलिमिनेशन का। ठीक है, मतलब SN1 SN2 और एलिमिनेशन ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है। और न मुझे एक और बात याद आ गई, एमीन में से ना आज से, मुझे ईयर याद नहीं है इतना, एक बार ये क्वेश्चन आया था कि मेटा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट क्यों बनता है एनिलीन से। ठीक है ना, तो एनिलीन का जब आप नाइट्रेशन करते हो तो मेटा वाला भी बन जाता है ना। ये फर्स्ट क्वेश्चन था पेपर का, अभी रिसेंटली है मेरे ख्याल से 19 से लेके 22 तक के पेपर्स में। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आता है, तो ये इस तरीके से कर सकते हो। और बाकी रहे जो तुम्हारे चैप्टर्स, सॉल्यूशन मैंने नहीं बताया, सॉल्यूशन मैंने बोल दिया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो सबसे लग जाती है। फर्स्ट कहाँ पे जाता है बच्चा, फर्स्ट वहां पे जाता है जहाँ पे आई की कैलकुलेशन। आई की कैलकुलेशन एक तो बहुत आसान है कि KCl डाल दिया, ठीक है ना। KCl में आई की वैल्यू कितनी होती है 2। एक क्वेश्चन है कि उसमें डिसोसिएशन दे दिया, अल्फा इंट्रोड्यूस कर दिया। तो जिस बच्चे ने आई और अल्फा का रिलेशनशिप पढ़ा हुआ है वो कर लेगा, जिसने नहीं पढ़ा वो नहीं करेगा। ठीक है ना, बस इस तरह का सोल्यूशन है। देखो ले दे के ये केमिस्ट्री है, बचा भी सकती है तुम्हें और सारी चीजों से बचा सकती है। अब तुम अपने विचार पेश करो, क्योंकि जब तुम अपने बच्चे विचार नहीं पेश करोगे मुझे पता नहीं लगेगा। बोलो, कुछ पूछना है? हम्म, बायोमोलिक्यूल और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। अच्छा जी। देखो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ तो मैं ये बोलूंगी कि मर्जी का चैप्टर है, पढ़ना है पढ़ लो, NCERT से नहीं पढ़ना तो छोड़, कोई दिक्कत नहीं। बायोमोलिक्यूल का बता देती हूँ। बायोमोलिक्यूल में जो ट्रेंड में क्वेश्चन है, DNA RNA, इनमें न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड, इनमें कौन सा बेस किसमें नहीं है, बेसेस विद स्ट्रक्चर कर लो। यूरासिल एंड थायामिन का होता है ना, एक में है एक में नहीं है, बेसिस विद स्ट्रक्चर। ठीक है, ये पता होने चाहिए। न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोसाइड क्या है, ये नॉलेज होनी चाहिए। और ये पहले नंबर का क्वेश्चन है, मतलब ये फर्स्ट प्रायोरिटी का क्वेश्चन है। दूसरे नंबर पे आ गया तुम्हारा प्रोटीन। प्रोटीन में फोर्सेस वाला क्वेश्चन आ जाता है, स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आता है प्रोटीन की, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एंड द क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आता है। और जब स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आता है तो उसमें क्या होता है ना, कई बार फोर्सेस पूछ लेता है। तो जब फोर्सेस पूछ लेता है तो वो बोलेगा किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, किसमें नहीं है, किसमें ये है, वगैरह वगैरह। एक मिनट, ठीक है। मतलब या ऐसा भी पूछ लेता है कई बार कि जैसे ग्लोबुलर फाइब्रस में डिफरेंस पूछ लिया, कौन सॉल्युबल है कौन नॉट सॉल्युबल है, जो NCERT की लाइनें हैं वो क्वेश्चन पूछ लेता है ज्यादातर। तो वैसे अभी तक फोर्सेस का क्वेश्चन आया। तीसरा आता है इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, बस 3 ही तो चीजें हैं। कार्बोहाइड्रेट से जो क्वेश्चन आता है तो आसान आता है। कार्बोहाइड्रेट से पूछता है लिंकेज। ठीक है, जैसे या तो पूछ लेगा पहले तो एनोमर क्या होते हैं, एपीमर वाली चीज, म्यूटा रोटेशन वाली चीज, या इसमें पीएच कैलकुलेशन आती है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट वाली कैलकुलेशन, देख लेना एक दो सॉल्ड एग्जांपल। और या इसमें क्वेश्चन पूछता है कि जो आपके पॉली क्या कहते हैं उसे, कार्बोहाइड्रेट में आगे ना पॉली वाले, ठीक है ना, उसमें डाइसेक्राइड ट्राइसेक्राइड पॉलीसेक्राइड जो है, जैसे स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, इनमें लिंकेज क्या क्या है।
और कौन कौन प्रेजेंट होता है, किसमें क्या डालने से क्या बनता है, इस तरीके का इससे क्वेश्चन आता है। अब बाकी मैंने कुछ पेपर्स देखे हैं, आप लोगों में भी देखे थे, पिछले साल भी देखे थे, कि वो कई बार क्या करता है ना, जो डीएनए का लास्ट वाला पार्ट है ना, जिसमें हॉर्मोन्स वाली चीजें आती हैं, उसमें से इंसुलिन पे क्वेश्चन पूछ दिया, कोई दवाई पे क्वेश्चन पूछ दिया, वो फिर अनबियरेबल होता है भाई। वो बायो का पार्ट है, वो तो मतलब हर किसी को हमें बोलेगा तो हमें भी देख के बताना पड़ेगा, तो वो याद करने वाली चीजें हैं, तो उसके बारे में मैंने नहीं लिखा है। वो तब आता है जब पेपर मतलब उसने कुछ ऐसा डालना हो, जैसे मैंने आपके पेपर में एक क्वेश्चन देखा था, ऑडोमास का क्वेश्चन आया हुआ था, याद है? यस यस मैम। मैम। ऑडोमास का क्वेश्चन था डराने के लिए, जब आप उसका रिएक्शन देखते हो ना जिसमें NET लगता है, अरे याद है ना? ठीक है, तो वो बाकी क्वेश्चन ऑर्गेनिक का था, तो या ऐसी मिक्सिंग कर सकता है, ऑर्गेनिक की मिक्सिंग करती तो चिंता ही नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल ढूंढ के उसमें डायरेक्ट अटैक था कि किधर को करना है। ठीक है, या कई बार वो ऐसा पूछ लेता है, जैसे मैंने बहुत सारे पेपर्स में देखा है एवरीडे लाइफ का, यूरोपियन स्टैंडर्ड के मुताबिक है ये, अगर कर सकते हो, जिस बच्चे ने बहुत झंडे गाड़ने हैं केमिस्ट्री में, भाई केमिस्ट्री ही पढ़ के जानी है सारी, चाहिए भी पढ़ के जानी, तो ना यूरोपियन स्टैंडर्ड आते हैं। यूरोपियन स्टैंडर्ड में ना 5 या 6 चीजें हैं कि हमारे पानी में नाइट्रेट कितना होना चाहिए, ना होने से क्या बीमारी होती है, तो ये वाली चीजें पढ़ जाना। ठीक है, तो ये आपको गूगल करने पे भी मिल जाएंगे, किसी किताब में भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये पढ़ लेना, ये मतलब वो चीजें हैं जो हम, मैं ये प्रेफर करूंगी कि उनकी बजाय तुम सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन लगाया हो। अरे भाई मतलब क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि तुम्हें सारे लगा के आने, जितने लगा के आने वो सही लगा के आने। अच्छा, एक बात मैंने और ऑब्जर्व की है ना, ये ऑब्जर्वेशन मेरी है सेक्शन बी के बारे में। जब सेक्शन बी का क्वेश्चन आता ना, तो सेक्शन बी का क्वेश्चन हल्का सा घुमा देता है। अब जैसे सेक्शन बी में जो क्वेश्चन मुझे फ्रिक्वेंटली दिखा है, एक तो मुझे काइनेटिक्स का दिखा है, और डाटा एनालिसिस का, मतलब डाटा से ऑर्डर निकालो, ये चीज मुझे बहुत फ्रिक्वेंटली दिखी है काइनेटिक्स में। दूसरा क्वेश्चन मुझे उसमें इलेक्ट्रो का कम दिखा है। दूसरा क्वेश्चन उसमें मुझे दिखा है आयनिक इक्विलिब्रियम से, हेंडरसन इक्वेशन या दूसरे वाला। तीसरा क्वेश्चन या के ए की कैलकुलेशन वाला, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दिखा है। तीसरा टाइप का क्वेश्चन मुझे ना इसमें बॉन्डिंग में भी दिखा है, बॉन्डिंग वाली चीज। और चौथे टाइप का क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो आप ये देख लो कि ले दे के जो तुम्हारी कहानी है ना, वो 5 मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर तक ही रुकी है। इसमें मैंने आज तक, हाँ अगर वो बॉन्डिंग नहीं देता, कई बार अगर तो तुम लकी हो तो बॉन्डिंग के साथ कोऑर्डिनेशन आ जाएगा, नहीं तो वो क्या समझता है ना कि बॉन्डिंग भी हल्का फुल्का कैलकुलेशन है और कोऑर्डिनेशन नंबर निकलवाऊंगा, कोऑर्डिनेशन में डाइपोल मूवमेंट निकलवाऊंगा तो वो भी वैसा ही है। ठीक है, तो इन दोनों में से वो एक चीज चूज कर लेता है। बाकी ये तो मैंने देखे हैं ऑलमोस्ट की क्वेश्चन आते हैं, तो ये सेक्शन बी में थोड़ा सा तुम एक बार ध्यान देना। ठीक है, बाकी फिर भी मैं अभी भी यही बात बोलूंगी, नॉट ओनली यू, बिकॉज आप लोग तो फिर हम लोगों से पढ़े हो, मतलब जिन लोगों ने ये नीट जेई पढ़ाया इतने सालों से, हमें पता है कि कैसे होता है। कई स्टूडेंट ऐसे भी तो है ना, जो स्टूडेंट मतलब सिर्फ एनसीईआरटी दे के गए हैं, जिन्हें एक्स्ट्रा का ज्ञान ही नहीं है। तो पहली बात ना, अपना मॉरल डाउन नहीं करना है पेपर से पहले। मैं तुम्हें लिख के दे रही हूँ, कोई ऐसा बच्चा नहीं होता जिससे पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन आते हैं। हाँ, कई क्वेश्चन ऑप्शन से लग जाते हैं, और कईयों में भाई ओम नमः शिवाय भी चल रहा है कईयों का, वो सब में तो नहीं चलता है। मतलब वो समथिंग होती कॉन्सेप्ट नॉलेज ही है कि ये तो नहीं हो सकता, ये तो मैंने नहीं सुना है, ये हो सकता है, तो ये बात भी चल जाती है, पर ऐसा करना नहीं है। ठीक है, या वो बच्चा स्कोर ढंग से कर लेता है जिसका नंबर ऑफ चैप्टर्स ज्यादा अच्छे से हैं, मतलब ज्यादा किए हुए हैं। पर फिर भी इफ यू आर लाइक नॉट गुड इन केमिस्ट्री, अगर तुम्हें लगता है कि मैं सब कुछ पढ़ लूंगा, केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकता, जो मुझे तुम 20-25 में से कोई भी नहीं लगता कि ऐसा होगा, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो आई प्रेफर कि कोई दो ढंग से कर लो, चाहे फिजिकल इनऑर्गेनिक कर लो, चाहे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कर लो, तो पर इसको ना तुम अपनी जिंदगी में, अभी पेपर के सामने ये बोल रही हूँ, स्टार्टिंग में नहीं ये बोलती, इसको ना तुम अपनी जिंदगी में 20% तक, 15% तक रखना। कोशिश ये करो कि केमिस्ट्री खींच दो, ताकि किसी और सब्जेक्ट में अटको तो दिक्कत ना हो। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन एरर रहता ही रहता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती रहती है। तो सबसे पहले ये मैं एक अपने पेपर का एक्सपीरियंस बता रही हूँ, क्योंकि अब तुम्हारा पेपर है। जब हम किसी क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम करते हैं और पेपर हमारे हाथ में होता है, ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैंने एक गलती की हुई है। ठीक है, तो क्या था, मैं पहले मास्टर्स का पेपर, मुझे याद भी नहीं है, बहुत साल पुरानी बात होगी, 2007-8 की, भूल गई हूँ मैं अभी।
तो जब हम पेपर को, एमसीक्यू को, क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम करते हैं ना, फर्स्ट टाइम इज जस्ट लाइक आप इसमें रिव्यू करते हो, ठीक है। तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि अरे 30 में से मेरे को तो 5 भी नहीं आ रहे, ठीक है। तो पहली बात तो डोंट पैनिक इन दैट, कभी हवा में नहीं करना। पिक अप योर पेन एंड स्टार्ट सॉल्विंग, धीरे 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 होता जाएगा। मेरे साथ हुआ है एक पेपर में, मुझे देख के लगता था कि हाय मुझे 30 में से 40 में से 10 या 5 ही बन रहे हैं, पर जब करना शुरू किया तो वो चीजें याद आती रहती है, पहली बात। दूसरी बात, जब आपका क्वेश्चन का अटेम्प्ट पहला है, ठीक है, और पहले अटेम्प्ट में तुम लोगों ने कोई ऑप्शन टिक किया, ठीक है, ये वैसे तो हर किसी का पर्सनल हो सकता है, इसमें मैं डिस्क्लेमर लगा देती हूँ, पर ये मेरे साथ जो हुआ है मैं वो बता रही हूँ। तो मैंने वो सोच समझ के, मुझे लगा, मैंने वो मार दिया ऑप्शन 4 में से कि ये बी होना चाहिए। तो जब लास्ट मोमेंट था ना, लास्ट मोमेंट में एक होता ना कि टाइम बच गया, थोड़ा गो थ्रू हो ले, तो मेरे दिमाग ने कहा कि नहीं ये बी नहीं डी होना चाहिए, तो आई लॉस द मार्क्स इन दैट। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि इफ यू आर गिविंग द सफिशिएंट टाइम टू एनी क्वेश्चन, तो लास्ट मोमेंट की 2 मिनट की नॉलेज पे, अनलेस एंड अनटिल कि तुम्हें कोई बहुत भयंकर फार्मूला याद आ गया और पहले याद नहीं आ रहा था और पहले प्रेशर डालने के बाद लास्ट में जाके याद आया, वो क्वेश्चन चेंज कर देना, नहीं तो चेंज नहीं करना, ठीक है। होता क्या है ना, हम कई बार क्या करते हैं कि हमें लास्ट में जब हम पेपर कर लेते हैं ना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट चल रहे होते हैं, जब हम उसी के 5 नंबर के क्वेश्चन पे हैं, तो तुम 4 क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट सुन चुके हो और 5वें पे फोकस कर रहे हो, ठीक है। अगर तुम 30 नंबर क्वेश्चन पे आ गए तो तुम 30 सोच चुके हो, तो उस टाइम तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा एग्जॉस्टेड होता है। तो ऐसी बेवकूफियां नहीं करनी कि आए हुए मार्क्स गवा देने हैं, ठीक है। अगर पहले गो थ्रू में ना तुमसे 5 क्वेश्चन भी लग रहे हैं, मैं इससे मिनिमम क्या बोलूं, तो तुम 5 ही मारना बस, उसके बाद दोबारा पेपर स्टार्ट करना। ऐसा नहीं करना कि गलत मलत मारते चल रहे हैं, ये प्रेशर लेके कि हाय मेरे तो 5 ही हुए हैं, दुनिया ने तो 15 कर लिए होंगे। दुनिया ने तुम्हारा स्कोर नहीं बढ़ा जाना, समझ रहे हो। बाकी मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगी कि मिनिमम इतने अटेम्प्ट, हाँ बोलो, कि मिनिमम इतने अटेम्प्ट करो, इतने नहीं करो, ये तुम्हारी पर्सनल चॉइस है। किसने कितने करने हैं, उसका कैसा टेस्ट में स्कोर रह रहा है वो उसे पता है, ठीक है, कितने वो कर सकता है। पेपर हार्ड आ गया, तुम पहले वाले जो 20 क्वेश्चन है उसमें से 5 या 7 या 10 ही लगा पा रहे हो, 10 के खींच के तुमने 12-13 कर दिए, तो मैं तो ये थोड़ा बोलूंगी कि उसे 16-17 कराओ। तो दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द पेपर, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू आर टेकिंग द थिंग्स। तो ऑलवेज बी पॉजिटिव। देखो एक बात बोल दूंगी एंड में, शायद टाइम हो भी गया था, टॉपिक का नाम मैंने कुछ और लिखा था। देखो यहां तक पहुंच गए हो ना बेटा, तो मैं अब हर किसी की डेफिनेशन कामयाबी की अलग होती है, मैं थोड़ा सा नॉर्मल लैंग्वेज में बात कर देती हूँ। यहां तक पहुंच गए हो ना, बहुतों से अच्छे हो, साइंस सब्जेक्ट में हो, कुछ ना कुछ तो अपनी लाइफ में कर ही लोगे, बढ़िया। डिप्रेस नहीं होना, जंग सिर्फ बेहतरी की है, मतलब यू वांट टू अचीव बेटर, यू वांट टू डू बेटर, यू वांट टू बी अ गुड इंजीनियर, इस चीज की जंग है। तो नेगेटिव नहीं होने देना। अगर बैठे हो पेपर से 3 दिन पहले भी क्लास ले रहे हो, मेरी बात सुन रहे हो, तो भाई जिंदगी में तो सेट हो ही जाओगे। 1 मिनट की मेहनत भी कभी खराब नहीं होती, बेहतरी की जंग है, तो अपने आप को नेगेटिव नहीं करना। द वन वे टू अचीव एनी ऑफ द सक्सेस इज ऑलवेज ऑलवेज स्टे पॉजिटिव। ओवर कॉन्फिडेंस जैसी कोई चीज नहीं होती, जब कोई पेपर देने जाता है सबकी धज्जियां उड़ी होती है, तो ओवर कॉन्फिडेंस किसी को नहीं आता, मुझे पता है। जितना मर्जी इंटेलिजेंट हो, पेपर से पहले वो बटरफ्लाईज इन द स्टमक सबके होंगी, हमारे अब तक होती हैं, ठीक है ना। जब हम कोई पेपर देने जाए तो हमें भी होता है वैसे ही। तो इसलिए टेंशन नहीं लेनी है, अपनी मेहनत पे यकीन रखो। अब कोई नया चैप्टर नहीं पढ़ना, अगर किसी ने मेटलर्जी भी नहीं पढ़ाना छोड़ दो, स्ट्रिक्टली कह रही हूँ छोड़ दो, नया चैप्टर कुछ नहीं पढ़ना। जो पढ़ा हुआ है उसके अपने हिसाब से नोट्स बना लो शॉर्ट, जो 2-3 दिन है, और उनको लास्ट में पढ़ना है। और पेपर से पहले वाली रात बिल्कुल नहीं जागना। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? यस मैम। ऐसा नहीं कोई महान हस्ती मुझे दिखना चाहिए 25 का पेपर और 24 की रात। रिजल्ट एक दिन से नहीं बनता, रिजल्ट कंटिन्यूस एफर्ट से बनता है। एक दिन पहले पूरी रात जी भर के भी सोओगे ना, तब भी पेपर वैसे ही होगा, समझ रहे हो। बी रिलैक्स्ड व्हेन यू आर गोइंग टू पेपर, ऑलवेज रीच टू द सेंटर एट टाइम, मेंटल प्रेशर कम करना है, ठीक है। एंड ऑलवेज बी पेशेंट, नेवर एवर ट्राई टू बी समथिंग लाइक कि कुछ हेल्प हो जाएगी। बच्चे नहीं हो अब तुम, और ये सीबीएसई या स्टेट बोर्ड नहीं है। जो करना है तुम्हें करना, साथ वाला कितना इंटेलिजेंट तुम्हें क्या पता है।
ठीक है, यस मैम। चलो गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी बेस्ट विशेस हमेशा थी, हमेशा रहेंगी। मैं लास्ट सेंटेंस फिर बोल रही हूँ, जैसे भी पेपर करके आओ तुम बेस्ट हो, मैम टेंशन नहीं लेना। बोलो। मैम पेपर सौखा ना कि औखा ने भी? पहले बताओ ये बच्चा है कौन? व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टूडेंट?